हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास यानी कि डेली इतिहास में 3 चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का पहला चैप्टर है दक्षिण भारत का इतिहास। इसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो इसमें जो पहला है संगम काल स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम संगम काल का जो समय अवधि है वो है 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। तो किस ऋषि द्वारा, पहला पॉइंट है कि किस ऋषि द्वारा दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया गया था। तो वह अगस्त्य द्वारा हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण या फिर आर्यीकरण। फिर अगला पॉइंट है कि पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। तो मेगास्थनीज ने। किसके द्वितीय अभिलेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र एवं सतीय पुत्र का उल्लेख है। अशोक के द्वितीय अभिलेख में। इसके बाद है चोल राज्य। तो चोल राज्य में पहला पॉइंट है कि कौन सा संगम राज्य पेन्नार तथा दक्षिण वेल्लूर नदियों के मध्य स्थित था। चोल राज्य का जो प्रतीक था बाघ था। ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में किस चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। तो एलारा एल्लन ने। इसका जो मतलब कि अन्य नाम था एल्लन। करिकाल ने किस युद्ध में चेर तथा पांड्य राज्य के 11 राजाओं को सामूहिक रूप से पराजित किया था। तो वेड़ी के युद्ध में। चोल के शाही सैन्य दल को क्या कहा जाता था। तो केकोलर। इसके बाद अगला चेर राज्य है, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि चेर राज्य की जो राजधानी थी करूयर या वंजी। फिर चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था। धनुष था। किस चेर शासक को लाल चेर भी कहा जाता था। तो सेन कुट्टूबन को। किस चेर शासक ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। तो उदयन जेरान ने। इसके बाद अगला पॉइंट है कि किस चेर शासक ने पत्नी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो सेन गुट्टूबन ने। किस चेर शासक को दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो पेरुंजरेल इंद्रपोरई को। किस चेर शासक ने नौसैनिक शक्ति की स्थापना की एवं अधिराज की उपाधि भी धारण की थी। तो वह था नेदुरेजार अदन। संगम काल के किन शासकों ने पर्णर तथा कपिलार नामक कवियों का संरक्षण प्रदान किया था। तो चेर शासकों ने। इसके बाद है हम लोगों का अगला पेज, जिसमें हम लोग पांड्य राज्य पढ़ेंगे। तो पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी और पांड्य राज्य का प्रतीक था मछली। मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख किस नाम से किया है। माबर नाम से। किस पांड्य राजा ने समुद्र पूजा प्रारंभ कराई थी। तो नेडियोन ने। इसके बाद है पांड्य शासक नेडियोन ने किस प्रकार की उपाधि धारण की थी। तो बलशाली तथा महेश्वर की। किस पांड्य राजा ने तलयाल गानम युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो नेडुजेलियन ने। नेडुजेलियन ने किस रोमन सम्राट के दरबार में अपना दूत भेजा था। तो अगस्टस के। इसके बाद नेडुजेलियन के जीवन का विवरण किसमें मिलता है। पातु में। फिर उसके बाद है अगला कि संगमकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। संगम काल में प्रतिवर्ष राजा का जन्मदिन मनाने को क्या कहा जाता था। पेरुनल। संगमकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े गांव को क्या कहा जाता था। उसे हम पेरूर कहते थे। संगम काल में ओरार नामक प्रमुख अधिकारी का कार्यक्षेत्र क्या था। तो यह गुप्तचर विभाग था। संगम काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था। भू राजस्व। संगम काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता था। तो माँ एवं वेली। संगम काल में कृषि कर को क्या कहा जाता था। करई या फिर कदमई। संगम काल में अतिरिक्त कर या जबरन वसूल किया गया कर क्या कहलाता था। इराबू। संगम काल में युद्ध से प्राप्त लूट को क्या कहा जाता था। इरई। संगम काल में किसे एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। तो सेना प्रमुखों की। इसके बाद है संगमकालीन सामाजिक स्थिति। तो तोलकापियम के अनुसार तमिल समाज कितने वर्णों में विभाजित था।
4 संगम काल में स्त्री पुरुष के सहज प्रणय को क्या कहा जाता था? पंचतिन्य। पाड़र एवं बिडेलियर क्या थे? नर्तक एवं नर्तकियां का एक समूह। संगम काल में बेलाल या वेल्लार क्या था? किसान। संगम काल में ईदगाई तथा वलगाई क्या थे? सामाजिक वर्ग। भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था? कडेसियर। तमिल ग्रंथों के अनुसार कौन बड़े भूस्वामी होते थे? तो वो होते थे वेल्लार। इसके बाद है संगम कालीन आर्थिक स्थिति। तो उत्तर एवं दक्षिण के बीच व्यापार का अधिकांश मंदे क्या थी? मोती, रत्न, स्वर्ण व वस्त्र। दक्षिण भारत का कौन सा स्थान सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? उरैयूर। टिंडिस, मुजरिस, नेलसिंडा एवं नौरा किस रूप से प्रसिद्ध था? पश्चिम तट के बंदरगाह के रूप में। इसके बाद है संगम कालीन किस राज्य के अपराधी मोती निकालने का कार्य करते थे? तो पांड्य राज्य। संगम कालीन विदेशी व्यापार में संदर्भित संस्था कौन सी थी? नाना देशी। संगम काल में पट्टिनम क्या था? एक बंदरगाह शहर था। उसके बाद है दक्षिण भारत के किस स्थान में रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर बनवाया गया था? मुयरिस में। किस स्थान से रोम के दीपक के टुकड़े, कांच के कटोरे, मनके एवं बर्तन प्राप्त हुए थे? तो अरिकामेड्डू से। तमिल साहित्य में प्रचलित कासु, पोन एवं वेनुपोन क्या थे? सिक्के। अरागेटिक क्या था? तो वो एक प्रकार का मलमल था। संगमकालीन धार्मिक स्थिति अब हम लोग देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत के किन स्थान पर इंद्र के समान में उत्सव मनाया जाता था? पुहार में। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? अगस्त्य ने। किस ग्रंथ में कापालिक से सन्यासियों का विवरण मिलता है? मणिमेखलम में। दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन उपासना किस देवता की थी? तो वो थे मुरुगन। इसके बाद है विभिन्न प्रदेशों से जुड़े देवता। कुरंजी जो थे ये कुरुवर मुरुगन के देवता थे। और पल्ले जो निवासी था मरवर ये कोरनाबाई का देवता था। मुल्ले कुरुम्बर ये मेयन के देवता थे। और मरुदम अलवर का जो निवासी था वो इंद्र के देवता थे। और नेतल जो थे ये पटदार निवासी वरुण के देवता थे। इसके बाद है संगम साहित्य। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता था? संगम साहित्य। संगम साहित्य के संकलन को कहाँ किया गया था? तो मधुरै कवि सम्मेलन में। संगम साहित्य का संरक्षक किन शासकों को कहा जाता है? पांड्य शासकों को। इसके बाद अगला है कि संगमकालीन साहित्य और रचनाकार। तो तिरुकुरल के रचनाकार थे तिरुवल्लुवर। हन्नानूर का रचनाकार थे रुद्र शर्मन। तोल्काप्पियम का रचनाकार थे तोल्काप्पियर। जीवक चिंतामणि का रचनाकार थे तिरुकदेशवर। उसके बाद अगला है कि शिल्पादिकरम का रचनाकार थे इलगो आदिगल। मणिमेखले का रचनाकार थे शीतल क्षेत्रनार। मरुगरुत्पाद्य का रचनाकार थे नकीरर। उसके बाद संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। संगमकालीन रचना पूरम में किनकी चर्चा की गई है? तो राजाओं की। किस ग्रंथ को वीरगाथा काव्य भी कहा जाता है? तो मेलक कड़क्कू को नाम भी ऐसा है कि तीसरे संगम में रचित साहित्य का संकलन 8 संग्रह ग्रंथों में किया गया है। इसे क्या कहते हैं? तो एत्तु तोगई। किस तमिल ग्रंथ में कोवलन तथा कनगी की दुर्भाग्य गाथा एवं श्रीलंका के शासक गजबाहु की चर्चा की गई है? तो शिल्पादिकरम में। शिल्पादिकरम महाकाव्य किससे संबंध है? तो कथानक में जैन तत्व। किस तमिल ग्रंथ में माधवी एक कोवलन से उत्पन्न पुत्री मणिमेखले एवं राजकुमार उदय कुमारन के बीच प्रेम संबंधों की चर्चा की गई थी? तो मणिमेखले में। और इसके बाद विभिन्न संगम। तो प्रथम संगम के जो अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, संरक्षक पांड्य वंश और स्थल मदुरै,
सदस्यों की संख्या 549 थी। द्वितीय संगम में तोलकाप्पियर पांड्यवंश कट्टापुरम और 49 सदस्यों की संख्या। तृतीय संगम में नक्किरर पांड्य उत्तरी मदुरै और 49 सदस्यों की संख्या थी। फिर इसके बाद है अन्य दक्षिण भारतीय राजवंश, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले वाकाटक वंश। तो वाकाटक का प्रभाव किस क्षेत्र पर था? तो उत्तरी महाराष्ट्र एवं विदर्भ पर। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो विंध्य शक्ति ने। इसके बाद है वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 वाजपेय यज्ञ किया था तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो प्रवरसेन प्रथम ने। वाकाटक राजवंश का विभाजन किन 2 शाखाओं में हुआ था? बरार एवं नागपुर में। इसके बाद है वाकाटक वंश की नागपुर शाखा के किस शासक ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था? तो रुद्रसेन द्वितीय ने। किस शासक ने सेतुबंध नामक काव्यकृति की रचना की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने। इसके बाद कदम वंश है। तो कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन है। और कदम वंश के भारत के किस क्षेत्र को शासन किया था? तो उत्तरी कर्नाटक। कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बैजंती या बनवासी। इसके बाद है कदम वंश के शासकों की वंशावली की जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलती है? तो तालगुंड स्तंभ लेख से। इसके बाद है गंग वंश। तो कर्नाटक के गंग शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोलार में। गंग वंश के किस शासक ने 6वीं सदी में पल्लवों से अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया था? तो दुर्निवृत्त ने। इसके बाद है बादामी का चालुक्य वंश। तो बादामी के चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। चालुक्य शासक का राज्य कहाँ था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश के किस शासक ने सत्याश्रय एवं पूर्ण पराक्रम की उपाधि धारण की थी? तो वह था कीर्तिवर्मन प्रथम ने। चालुक्य वंश के किस शासक ने पश्चिमी गंग, कदम एवं हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने। पुलकेशिन द्वितीय ने वेगी को जीतकर किसे वहां का शासक बनाकर नियुक्त किया गया था? तो विष्णुवर्धन को। इसके बाद अगला है कि किस शासक ने गुजरात के लाट क्षेत्र को जीतकर चालुक्य की शाखा का विकास किया? तो विक्रमादित्य प्रथम ने। इसके बाद अगला है कि चालुक्य वंश के किस शासक के अजंता के एक चित्र पर ईरानी राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है? तो पुलकेशिन द्वितीय को। किस चालुक्य शासक के कार्यकाल में अरबों का आक्रमण हुआ था? तो विक्रमादित्य द्वितीय के। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। किस वंश के शासन ने पापनाथ मंदिर का निर्माण किया था? तो चालुक्य शासकों ने। फिर इसके बाद है वेंगी का चालुक्य वंश। तो वेगिंग के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन प्रथम ने की थी। वेगी के चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक कौन था जिसने पल्लवों, गंग, राष्ट्रकूट तथा कलुचुरी राजाओं को पराजित किया था? तो विजयादित्य द्वितीय। इसके बाद है कल्याणी का चालुक्य वंश। तो कल्याणी का चालुक्य वंश की स्थापना तैलभ द्वितीय ने की थी। कल्याणी के किस चालुक्य शासक ने कन्नड़ कवि गदायुद्ध को संरक्षण प्रदान किया था? तो सत्याश्रय ने। सोमेश्वर प्रथम ने चालुक्य वंश की राजधानी मान्यखेत से स्थानांतरित कर कहाँ स्थापित किया था? तो कल्याणी में। किस चालुक्य शासक ने विक्रम संवत का आरंभ किया था? तो वह था विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ की दरबार कवि का नाम क्या था? विल्हड़। और किस चालुक्य शासक ने भूलोकमल विरुद्ध धारण किया था? तो सोमेश्वर तृतीय। किस चालुक्य शासक ने शिल्पशास्त्र पर मानसोलास नामक ग्रंथ लिखा था? सोमेश्वर तृतीय। सोमेश्वर तृतीय के काल में किस होयसल सामंत ने अपनी स्वतंत्रता घोषणा की थी? तो विष्णुवर्धन ने। इसके बाद आता है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के दरबारी कवि भारवी किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। सिंह विष्णु के बाद कौन सा पल्लव वंश का शासक बना था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम।
किसके प्रभाव से आकर महेंद्रवर्मन प्रथम शैव हो गया था? तो शैव संत अप्यार के कारण। किस पल्लव शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने। पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने किससे पराजित कर वातापिकोड की उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय को। किस पल्लव शासक ने चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित किया था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन। इसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मान्यखेत में। किस चालुक्य शासक को पराजित कर दंती दुर्ग ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? कीर्तिवर्मन को। चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने किसे पृथ्वी वल्लभ एवं खंडवालोक की उपाधि प्रदान की थी? दंती दुर्ग को। किस राष्ट्रकूट शासक ने द्रविड़ शैली में एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक में चालुक्य शासक को पराजित कर वीर नारायण की उपाधि धारण की थी? तो गोविंद तृतीय ने। किस अभिलेख के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया था? तो संजय ताम्रप्रत अभिलेख के अनुसार। इसके बाद अगला है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने पल्लवों, पांडवों, केरलों तथा गण राजाओं के संघ को नष्ट कर दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित की थी? तो गोविंद तृतीय ने। किस राष्ट्रकूट शासन ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तर मालिका की रचना की थी? अमोघ वर्ष ने। इसके बाद है आदि पुराण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जिनसेन ने। और गणित सार संग्रह की रचना या फिर रचनाकार कौन थे? महावीराचार्य। किस राष्ट्रकूट शासक ने तुलापुर दान संपन्न किया था? अमोघ वर्ष ने। इसके बाद है चोल वंश। तो चोल वंश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। इसके बाद किस चोल शासक ने पल्लव शासक अपराजित वर्मन को परास्त कर कोडाराम की उपाधि धारण की थी? आदित्य प्रथम ने। किस चोल शासक ने मुद्रेकोड की उपाधि ग्रहण की थी? परांतक प्रथम ने। किस प्रसिद्ध विद्वान ने ऋग्वेद का भाष्य लिखा था? वेंकट माधव ने। इसके बाद उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? तो परांतक प्रथम से। और उसके बाद है किस चोल शासक ने श्रीलंका के शासक महिंद पंचम को पराजित कर राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम द्वारा श्रीलंका को जीते गए क्षेत्र का नाम क्या रखा गया था? तो मुम्मुडी चोल मंडलम। किस चोल शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी? तो वो था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में भूमि का मापन कौन सी पद्धति चलाई थी? कदम्ब। राजराज प्रथम ने किस स्थान पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? तो वो था तंजौर। राजेंद्र चोल ने किस वर्ष कलिंग एवं बंगाल का पाल शासक महिपाल को परास्त किया था? तो 1022 ईस्वी में। किस चोल शासक ने गंगैकोंडा चोल की उपाधि धारण की थी? अथवा किस चोल शासक ने जावा, सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। किस चोल शासक ने पश्चिम चालुक्य शासक सोमेश्वर को पराजित कर वीराभिषेक की उपाधि धारण की थी? तो राजा धीराज प्रथम ने। किस चोल शासक ने कुडुलसंगमन की लड़ाई में सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया था? तो वो था राजेंद्र द्वितीय। किस चोल शासक ने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी एवं सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में कितने व्यापारी तथा दूत मंडल चीन भेजा था? तो 72 व्यापारियों को। किस चोल शासक ने सुंगमत वीर्त की उपाधि धारण की थी? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। इसके बाद है किस चोल शासक ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंका था? तो कुलोत्तुंग द्वितीय ने। इसके बाद किस चोल शासक ने चिदम्बरम
के नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया था? तो विक्रम चोल ने। विक्रम चोल की किस उपाधि मतलब विक्रम चोल ने किस उपाधि को धारण किया था? तो त्याग समुद्र की। फिर चोलकालीन जो है प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग देख लेते हैं। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से चोल साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था? 6 प्रांतों में। चोल प्रशासन में अधिकारियों का उच्च वर्ग को क्या कहलाता था? पेरुदनम। चोल काल में निम्न वर्ग के अधिकारी क्या कहलाते थे? सेरुदनम। चोल काल में न्यायालय के पंडितों को क्या कहा जाता था? धर्मभट्ट। किस अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन के विस्तृत मिलती है जानकारी? तो उत्तर मेरूर अभिलेख में। चोल काल में ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले गांव को क्या कहा जाता था? अग्रहार। चोल काल में समान प्रकार के ग्राम सभा क्या कहलाती थी? उर। फिर इसके बाद है चोलकालीन राजस्व व्यवस्था। चोल काल में भू राजस्व की राशि की कुल उपज कितना भाग था? 1/3। चोल काल में भू राजस्व को क्या कहा जाता था? कदमई। इसके बाद किस चोल शासक ने भूमि का सर्वेक्षण करवाकर भू राजस्व निर्धारण किया था? राजराज प्रथम एवं कुलोत्तुंग ने। चोल काल में हस्तशिल्पकारों एवं कारीगरों के आवास स्थान को क्या कहा जाता था? उसे कुमन चचेरी कहते थे। भू राजस्व दिए गए वेतन को क्या कहते थे? जिजीवता। इसके बाद है चोलकालीन प्रमुख कर। चोल काल में जलाशय के पुनर्निर्माण के लिए कौन सा कर लगाया जाता था? तो एरीपति। चोल काल में स्वर्णकार, लोहार, कुंभकार, बढ़ई के पेशों पर लगाए जाने वाला कर था मगन में। लगान को चोलकालीन प्रणाली में क्या कहा जाता था या फिर क्या कहा गया है? तो कुंड में। चोलकालीन सैन्य व्यवस्था अब हम लोग देख लेते हैं। तो चोल शासनकालीन सैनिक में छावनी को क्या कहा जाता था? कड़गम या फिर पडेवीडू। चोल शासन में स्थानीय रक्षा के लिए भर्ती किए गए सैनिकों को क्या कहा जाता था? नाटुपपादाई। फिर चोल काल राज्य में राजमहल के सैनिकों को क्या कहा जाता था? वलयम। चोल कालीन आर्थिक स्थिति अब हम लोग पढ़ लेते हैं। कावेरी डेल्टा की उपजाऊ भूमि किस फसल के लिए विख्यात थी? तो धान की खेती के लिए। इसके बाद हम गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि को क्या कहा जाता था? वेलन वागाई। चोल शासन में गोदामों तथा विक्रय के केंद्रों को क्या कहा जाता था? एरिविरियापत्तन। कौन सा महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह था जिसकी प्रसिद्धि संगम काव्यों तथा यूनानी वृत्तांतों के मोतियों के लिए लिपिबद्ध है? कोरकाई। चोल काल में चिट्टारोमेली किनका संगठन था? किसानों का। अब हम लोग सामाजिक स्थिति देख लेते हैं। तो हस्तशिल्पकारों एवं दस्तकारों की जातियों को क्या कहा जाता था? इडगई। कारीगरों का आवास क्या कहलाता था? कमाड़छेरी। सन्यासियों की समिति को क्या कहा जाता था? उदासिक वार्य। अब शिक्षा एवं साहित्य देख लेते हैं। चोल काल में मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय को क्या कहा जाता था? घटिका। किस चोल शासक ने राजराजेश्वर नाटकम तथा राजराजा विजयम ग्रंथ लिखा था? राजराज प्रथम ने। कलिंग तुरनी की रचना किसने की थी? तो जय गोरदार ने। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी का स्तुति की गई है? तो कावेरी। परातंग प्रथम के संरक्षण में कितने ऋग धर्पदिका की रचना की गई है? वेंकट माधव ने। धर्म एवं संस्कृति देख लेते हैं। ये कौन तमिल कवि संत नंदीवर्मन तृतीय का समकालीन था? पेरुदंडवेनार। वेनसांग ने किस पल्लव शासक के समय में कांची की यात्रा की थी? तो नरसिंहवर्मन प्रथम के। 10 कुमार चरितम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दंडी ने। किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन एवं भगव दज्जु की रचना की थी? महेंद्रवर्मन प्रथम ने। इसके बाद चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं किस देवता की थी? तो नटराज की। कुडमिमालय ग्रंथ किस विषय पर आधारित था? संगीत शास्त्र पर। पल्लव कालीन मंदिर में किस प्रकार की मंदिर निर्माण शैली का प्रयोग किया जाता था? तो द्रविड़ शैली का।
अपभ्रंश की महान कवि कौन थे जो राष्ट्रकूट दरबार में रहते थे? स्वयंभू। इसके बाद राष्ट्रकूट काल में प्रचलित कलंजु, कसु एवं गणहक क्या थे? तो ये था स्वर्ण मुद्राएं। महाबलीपुरम में पगोड़ा रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? पल्लवों ने। मंडप, विमान व गोपुरम क्या थी? तो चोल मंदिर निर्माण कला की एक प्रमुख विशेषता थी मंडप, विमान व गोपुरम। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, 3 चैप्टर। आज हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ा था जिसमें दक्षिण भारत का इतिहास हम लोगों ने कवर किया था। तो इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, MG क्लास बाय विकास अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर चैनल को हम लोग लिंक दे देंगे, मतलब जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दे देंगे तो ये PDF आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद।